हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ये सेशन बेस्ड है न्यूमेरिकल पर। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है जहां पर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर स्टार्ट किया था और देन उसके बाद हमने एक मेजर टॉपिक जिसको आप कूलम्स लॉ कहते हैं वो पढ़ा है। तो ये जो न्यूमेरिकल सेक्शन है वो कूलम्स लॉ से जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स, उस पर बेस्ड है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से एक ही फॉर्मूला जो आपने कल डिराइव किया था F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, उसको आप कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या यूजेज यहाँ पर हमको समझ में आते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल सेशन को, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक क्वेश्चन से, जहां पर हमने ये आपका न्यूमेरिकल सेशन होने वाला है पूरा फर्स्ट चैप्टर का, है ना, जिसमें हम स्पेशली इस चैप्टर में बात कर रहे हैं किसकी, जो कूलम्स लॉ और जो आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है उस पर। जैसे जैसे हमारा सेशन आगे चलते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग थ्योरी कवर करते जाएंगे, वैसे ही आपके मैं न्यूमेरिकल भी कवर करवा दूंगा। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं जिसमें हमने कहा कि अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से चलना है, बिल्कुल बेसिक से। ठीक, अगर हम यहां बात करें सबसे पहला क्वेश्चन, तो आप देखेंगे लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। वेरी इजी और मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जब पूछता है तो लिखता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज टू मेक 1 कूलम। अब इन दोनों का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आज के बाद आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई स्फीयर है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर में अभी आप कहें कि कितना चार्ज है, तो मैं कहूंगा कि अभी तो यहां पर मुझे कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब Q इक्वल्स टू क्या है, 0 है। लेकिन अगर आपने यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, है ना, ये आपके क्या हो गए, इस चार्ज, इस स्फीयर के अंदर यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के कुछ कुछ नंबर्स होंगे और आप मुझसे अब पूछ रहे हैं कि बताइए अब इसमें कितना चार्ज है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा। 4 और 4 8 और 3 11। तो मैंने कहा यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने क्या कहा, 11 इलेक्ट्रॉन्स है। और 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें मैं इलेक्ट्रॉन का जो मैंने आपको चार्ज बताया था कि द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं ये कर देता हूं तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ मिल जाएगा टोटल चार्ज। ठीक है, ये बात, ये आपको शायद समझ में आई होगी बात कि हम लोग किस तरीके से किसी स्फीयर पे, किसी बॉडी पे टोटल चार्ज निकालते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन को ले लेते हैं। प्रोटॉन दिया होगा तो प्रोटॉन ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, जिससे हमें टोटल चार्ज मिल जाता है। अब वही बात यहां पर भी है। और अगर इसको और थोड़ा सा मैं आपको इजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो शायद आपको याद आ गई होगी अब एक बात कि हमने एक फॉर्मूला यहां पर डिराइव किया था जो हमारा था Q बराबर NE। आपने एक फॉर्मूला डिराइव किया था Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। याद आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने जो किया था। बस ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका यहां का क्या है, कॉन्सेप्ट। आपको ये ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है उसके लिए मैंने आपको ये समझाया है। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व होने वाला है। अब चलिए तो करते हैं पहला क्वेश्चन। इतना टाइम तो नहीं लगेगा आपको क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि अब बड़ा आसानी से सॉल्व होने वाला है। यहाँ क्या पूछा गया है, उसने हमें ये बोला है कि 1 कूलम चार्ज आपको पता है, 1 कूलम चार्ज दिया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें गिवन क्या है, 1 कूलम। हमें गिवन है 1 कूलम। और अगर कोई पूछ रहा है कि उसमें बताइए नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक, और ये हमें क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं। तो वी यूज Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q की वैल्यू कितनी दी है, 1 कूलम। N की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, हमें यही तो पूछा गया है कि नंबर ऑफ चार्जेस पता करना है, नंबर ऑफ चार्जेस पता करना है जिससे वो 1 कूलम बन जाए। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। अगर आप इसको इधर लेकर आएंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, तो आप यहां से देख सकते हैं ये N इक्वल्स टू, क्या मैं इसको 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, इस 19 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा, 19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो बचेगा 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6। और अगर आप यहाँ से 2 0 या 1 0 हटा देते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आपको ये मिलने वाला है 16 6 96, 4 बचेगा, 16 2 32, 8 बचेगा, 16 5 80।
ठीक, तो आपके पास n की जो वैल्यू आई, आपके पास जो n की वैल्यू आई वो कितनी आई 6.25 इंटू 10⁻18। ये आपका क्या है, ये आपका फाइनल आंसर है। आपको पता चल गया कि अगर आपके पास 1 कूलम ऑफ चार्ज है, कितना है 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने होंगे, तो वो आप जान सकते हैं, वो आप वैल्यू भी याद रख सकते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आता है ना, ये क्वेश्चन 1 मार्कर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बट समझना जरूरी था कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगता है। क्वेश्चन को दो तरीके से मैंने दिया है ताकि आपको ये भी समझ में आए कि दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अलग है लेकिन मीनिंग उसका सेम बनता है और आंसर यही करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम इज 24 न्यूटन when they are separated by a certain distance in free space, है ना। मतलब उसने कहा है कि दो चार्ज दिए हैं आपको और दोनों चार्ज की अगर अपन बात करें तो वैल्यूज हमें पता है, और बोला गया है कि इनको जब आप चार्ज को कहीं रखते हैं, एक सेकेंड, ये जो आपके चार्जेस हैं इनकी अगर आप बात करें तो ये आपका Q1 मान लेते हैं और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये आपका Q2 हो गया। Q1 की वैल्यू आपको दी है 2 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू दी है आपको 4 माइक्रोकूलम। इन दोनों को आपने कुछ दूरी पर रखा, एक दूसरे से आपने इनको कुछ, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। कितनी डिस्टेंस है हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया ना उन्होंने कि व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, पता नहीं होगी। जब ऐसा सिस्टम बनता है तो इनका डायरेक्टली कहना है कि जो फोर्स लग रहा है दैट इज 24 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है 24 न्यूटन। ये आपको इतना अभी पेपर में या आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ये आपको इतना दिया हुआ है, समझ गए आप बात। ये इतनी वैल्यू आपको एक सिस्टम में बनाकर उन्होंने दे दी कि भाई साहब ये कंसीडर कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, आपने कंसीडर किया इतना। अब यहाँ पे हमें आगे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा गया है कि बाय अ सर्टेन डिस्टेंस द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। या तो अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तब फोर्स कितना होगा, या फिर बी क्वेश्चन है डिस्टेंस इज हाफ्ड। मतलब हमसे बोल रहा है कि एक बार आप हमें बताइए, अभी फिलहाल में तो 24 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बट अगर मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है उसको डबल कर दूं या डिस्टेंस को मैं जो है हाफ कर दूं, तो मुझे बताइए कि कितना फोर्स लगेगा। तो मुझे जो गिवन है उसकी मैं बात करूं अगर, तो गिवन मुझे क्या क्या है तो उसकी हम बात करते हैं। Q1 इज 2 माइक्रोकूलम, है ना, Q2 इज 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। आपको फोर्स दिया हुआ है कितना, तो 24 न्यूटन, और हमें डिस्टेंस हमें पता नहीं है, हमने अभी फिलहाल में R ले ली है। इन गिवन डेटास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमने ये बोल दिया, अब हम एक काम करते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन जब आप लोगे तो आपको क्या है पता है कि अगर हमने पहली कंडीशन में इफ R इज इक्वल टू R डैश मान ले, नया वाला जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। तो मैं यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं F डैश, न्यू जो F होगा वो कितना हो जाता है, तो हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R डैश का स्क्वायर, है ना। और इस केस में अगर आप वैल्यू रखोगे तो कितनी रखोगे, आप लिखोगे K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R डैश का, अच्छा ये तो हो ही है ना। तो अब इसको एक काम करते हैं, आप यहाँ पे R डैश नहीं, यहाँ आप रख दीजिए 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका नया फोर्स आएगा, ठीक। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाने वाला है, F डैश बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 को मैं अलग कर रहा हूं अगेन R स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा 1/4। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये हमारा F एयर नहीं होता है, क्या हम इसको F एयर नहीं लिखते हैं, या जो आप नॉर्मल केस में जब वैक्यूम में रखते हैं तो यही फॉर्मूला होता है, इंटू 1/4। और इसकी वैल्यू ये आपको दी हुई है यहाँ पर, ये समझ लीजिए कि ये एयर है, तो ये आपका 24 था, इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 24/4, और ये आपका F डैश न्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है क्या ये बात, न्यू फोर्स जो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 6 न्यूटन। ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने अभी बिल्कुल उस तरीके से किया है जैसे हमारी बोर्ड एग्जाम्स में आता है। अगर यही आपका किसी पेपर कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्जाम में आता है तब आपको इतनी मेहनत नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस में चेंज है, बाकी तो किसी में चेंज है नहीं। अगर केवल डिस्टेंस में चेंज हो रहा है, तो हम केवल नीचे वाले फैक्टर, मतलब हम यहाँ से एक फंडा और यूज कर सकते हैं 1/r² वाला, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
F बाई या F1 बाई F2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। ठीक, इससे भी आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये इसको मैं बोल रहा हूं यहां पर अपना कॉन्सेप्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव में आया तो हम इतना डिटेल थोड़ी ना करेंगे बार बार कि हमारा ये इसकी वैल्यू इतनी हो गई उतनी हो गई, ये नहीं करेंगे, है ना। बड़ा आसानी से जल्दी से लिखकर और आंसर निकाल लेंगे। इसका यहाँ पर नाम दे दिया, ये है अपना कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो एक काम करते हैं, जो बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन को हम इसी तरीके से ट्रीट करके सॉल्व करते हैं। बी में हमें क्या बोला गया है, बी में हमें बोला गया है कि इफ द डिस्टेंस इज हाफ्ड, मतलब जो नया आर डैश है, या मैं ये कह दूं इस हिसाब से कि जो R2 है इट इज R1 बाई 2। हाँ या ना, बताइए क्या मैंने ठीक लिखा है। जो न्यू डिस्टेंस है, मतलब जिसको हमने R2 बोला है, इट इज इनिशियल डिस्टेंस की आधी हो गई है। ये लिखा है डिस्टेंस इज हाफ्ड, तो हमने ऐसा लिख दिया। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, F1 डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल्स टू कितना होता है, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 होता है और इसका होल स्क्वायर होता है। यहाँ से जब आप वैल्यूज प्लेस करोगे, यहाँ से वैल्यूज प्लेस करोगे तो F1 की वैल्यू क्या है, 24 न्यूटन, है ना। F1 हमें दिया रहता है, हमें F2 निकालना है। और ये जो R2 है, R2 इज R1 बाई 2, R1 बाई 2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाई 2 बचेगा, 1 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 24 बाई F2 इक्वल्स टू 1 बाई 4, और F2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96 न्यूटन, है ना। क्योंकि आपका F2 जो है वो क्या है, आपका F2 जो है वो फाइंड आउट करना था आपको, तो ये आपका F2 96 न्यूटन आ जाएगा। ठीक, 6 न्यूटन आया जब डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, 96 न्यूटन आया जब डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया। ये सब करने की जरूरत नहीं है कि क्या लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। अ मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम when 5 into 10 raised to the power 12 electrons are removed from the sphere, what would be the net charge on the sphere? आपको बोला गया है कि आपके पास अभी फिलहाल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें दिया क्या क्या गया है, तो गिवन है हमें Q इक्वल्स टू कितना है, -6 माइक्रोकूलम। Q कितना है, -6 माइक्रोकूलम। और कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं, तो ये एक्चुअल में आपको N दिया है, N दिया गया है 5 into 10 raised to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिमूव्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि अगर इतने चार्ज निकल जाएंगे तो रिमेनिंग कितने होंगे वो बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसके लिए जो Q डैश आएगा, इसके लिए Q डैश क्या आएगा, जो रिमूव्ड है ये क्या है, चार्ज रिमूव्ड, है ना। वैल्यू हमें किसकी दी थी, हमें वैल्यू दी थी N की, हमें ये बोला था इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कितना चार्ज बचेगा। तो पहले ये तो देखें कि कितना चार्ज रिमूव होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू क्या होता है, N इंटू E। N की वैल्यू कितनी है, तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 12 इंटू E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। तो 16 पंजे 80, मतलब 8.0 इंटू 12 में से 19 -7 कूलम। और इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो एक डेसिमल इधर खिसका दूं, 0.8 माइक्रोकूलम भी लिख सकते, चलो 0.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -6 कूलम विच इज 0.8 माइक्रोकूलम। ये जो है ये वहां से निकल रहा है, ये वहां से निकल रहा है। मतलब अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा, है ना। यहां पर मैं बोलना चाह रहा हूं, इसके बाद ध्यान से देखना कि दिस Q डैश इज पॉजिटिव। इसका मीनिंग क्या है, तो मैं बोल रहा हूं इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड बॉडी गेन्स पॉजिटिव चार्ज। बॉडी गेंड लिख देते हैं, बॉडी ने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को ले लिया, तभी तो आया Q कितना आया, 0.8। तो अब मेरे पास लिख सकता हूं द नेट चार्ज, क्या लिख रहा हूं, द नेट चार्ज आर कितना हो जाएगा। तो नेट को मैंने डबल डैश से लिख दिया, जो ओरिजिनल थे उसमें से ये जो चीज होगी वो क्या हो जाएगी,
माइनस हो जाएगी, मतलब चले गए अभी फिलहाल में, तो हम उसको इस तरीके से लेंगे कि हमारे पास नेगेटिव गए हैं, पॉजिटिव आया है, तो ये हो जाएगा 0.8, या फिर इसको मैं डायरेक्टली अभी क्यू डैश लिख देता हूँ। और आप यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे, जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, तो क्यू डबल डैश इज इक्वल्स टू, क्यू कितना था -6 माइक्रोकूलम, और हमने कितना रिमूव कर दिया, तो वो 0.8 माइक्रोकूलम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया ये कहा हमने, है ना। इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन गए मतलब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया, इसलिए हमने इसको प्लस ले लिया। आप ये थ्योरी अगर नहीं समझते हैं तो ये इससे भी समझ सकते हैं, तो ये बचेगा 5.2 माइक्रोकूलम, है ना। तो ये जो है दिस इज अवर नेट चार्ज ऑन बॉडी, नेट चार्ज ऑन स्फीयर, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ये बात, है ना, ये हमारा आंसर है। क्लियर, बड़ा आसान सा था, बट हाँ आपको तरीका क्या अपनाना है कि हमें क्यों निकालना है, हमें क्यों निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये वैल्यू दी है ये चार्ज नहीं है, ये तो क्या है, ये वैल्यू है आपकी कौन सी, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी, राइट। अगले क्वेश्चन पर आइए, लिखा है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम ईच सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, राइट। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले आप सबसे पहली स्टेप क्या फॉलो करते हैं, आप सबसे पहले गिवन लिखिए, क्या गिवन है आपको 2 चार्ज दिए और दोनों की दोनों 2 माइक्रोकूलम के हैं। डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आप चाहें, तो दोनों की दोनों वैल्यू कितनी है, तो आपने लिख दी एक साथ 2 माइक्रोकूलम। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। इट इज वेरी नेसेसरी टू कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू एसआई, क्योंकि एक यूनिट आप एसआई में रखेंगे और एक अगर सीजीएस में रख देंगे तो आपका क्वेश्चन तो पूरा वहीं खराब हो जाएगा, वैल्यूज गलत आएंगे, है ना। और आंसर लिखने पे हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ तो आपके पास वैल्यूज में 10⁻⁻ जो भी होगी माइनस में प्लस में वो वेरी करके दे देगा, तो आपका आंसर वहाँ गलत होने के चांसेस है। अगर आपने कन्वेंशनल पेपर यूज दिया है, कन्वेंशनल पेपर में आपने ये आंसर लगा दिया और वहाँ पर अगर आपने आंसर लिखा तो वहाँ पर आपकी आंसर में या स्टेप मार्किंग में कहीं एक माइनस हो जाएगा, तो गलती ना करें, कभी भी ध्यान रखें। ये भी जैसे अगर यहाँ मैं देखूँ तो अगर मैं यहीं एसआई करूँ तो ये 2 इंटू 10⁻⁶ लिखा हुआ है, समझ गए, ये एसआई में कन्वर्जन है। चाहे तो आप गिवन डेटा के साथ में एसआई में कन्वर्जन कर दें, चाहे जब आप वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में तब भी कर सकते हैं, बट हाँ ध्यान रखें जरूर। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि इसको कहाँ रखा है, व्हेन चार्जेस आर इन एयर, है ना, एयर में प्लेस किए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ठीक, अब जब ये आएगा तो आप वैल्यू लिखिए, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 दोनों सेम है, Q1 Q2 सेम है। 1 सेकेंड, तो क्या मैं यहां से ऐसा नहीं लिख सकता कि 2 इंटू 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 दोनों सेम होने की वजह से, डिवाइडेड बाई हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, तो 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये 6 दूना 12 हो गया, चलो इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, 9 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू ये हो गया 10⁻⁹, इट इज 10⁻⁻12 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁻4, ये 2 4 हो जाएंगे और ये 16 होगा, 4 ही नहीं होगा, है ना, 4 इंटू 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो -4 बनाएगा, -16 में से 9 गया तो -7, तो 9/4 इसका आंसर जो आ रहा है हमारा F इक्वल्स टू 9/4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ये आपका इनिशियल फोर्स है जो लग रहा है उस बॉडी पर, ठीक है ये बात, है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें आगे क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। ये तो फोर्स हो गया, हमने ये फोर्स जो निकाला ये आ गया, है ना, जब एयर में हो, किस में हो, एयर में। फॉर एयर। अब मान लेते हैं कि यही चार्जेस जो हैं ये एक ऐसे मटेरियल में रख दिया गया है जिसका K5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं क्या, एक फॉर्मूला, देखो ध्यान से सुनना, व्हेन दिस सिस्टम
सिस्टम ऑफ चार्ज, ऐसा लिखेंगे, दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड इन और मटीरियल ऑफ, देखो के का मतलब क्या होता है, मैंने थोड़ा सा बताया है आपको याद हो तो, डाई इलेक्ट्रिक, है ना, जो कि आपके इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एक जगह कूलम फोर्स में आया था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल्स टू 5। इस के की याद हो अगर आपको थोड़ा सा, तो मैंने कहा था के इज एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन आर को हम के भी कहते हैं, मैंने बताया था, और इसकी वैल्यू हमें दी है 5, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू मटीरियल डिवाइडेड बाई एयर। ये चीज आपको शायद याद होगी, ठीक। तो इस क्वेश्चन को, सेकेंड वाले पार्ट को करने के पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप अपने जहन में रखें क्वेश्चन सॉल्व करते समय। कॉन्सेप्ट क्या है तो ध्यान रखना, व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने कहा कि एयर बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये आपने याद रख लिया, ठीक। अब मान लीजिए कि हमने अपने जो चार्जेस हैं उन चार्ज को हमने व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मटीरियल, है ना, किसी मटीरियल में रख दो। तो जरा ध्यान से सुनना, क्या मैं ये फोर्स बोल सकता हूं कि फोर्स मटीरियल जो होगा विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन m लिख देता हूं यहां पर, और यहां से मैं लिख देता हूं दोनों चार्जेस कितने हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अगेन। और ये जो चीज थी यहां पर, इसको भी अगर आप चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते थे, आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख सकते थे, है ना। यही फंडा होता अगर होता तो, बोलिए, है ना, आप लिखते अगर इसको तो ऐसे ही लिखते फिर। अब यहां से इन दोनों को कंपेयर करें जरा, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से बोल सकता हूं एफ, चलिए और चीज, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम लिखते हैं के बराबर। ये के क्या है, ये वो कांस्टेंट है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है। तो यहां से मेरे लिए एप्सिलॉन m बराबर हो जाएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बाद में भी बहुत काम आता है। अब इसको आप प्लेस कर दीजिए यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो मैं लिखूँगा एफ एम बराबर 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या करो, वैल्यू प्लेस कर दो। किसकी प्लेस करेंगे वैल्यू, इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये 1/k जो लिखा हुआ है इसको आप सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ दिस इज योर एफ एम, एंड इसको देखिए जरा, क्या ये एफ एयर के बराबर है, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं एफ मटीरियल इक्वल्स टू एफ एयर डिवाइडेड बाई के, वेयर के इज 2-3 नाम है इसके। के को आप कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, इसको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी को अगले चैप्टर में बोला जाएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखें, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बात है ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं ताकि आप लोगों को जब आप लोग पढ़ो ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, है ना, जो आपको गिवन था, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली यहां से सेकंड वाले पार्ट में हम यहां बोल सकते हैं कि व्हेन
k इक्वल्स टू 5, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दी मटीरियल के अंदर जब फोर्स लिखोगे तो लिखोगे एफ एयर डिवाइडेड बाई के, एंड व्हाट इज एफ एयर? एफ एयर इज 9/4 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? वैल्यू ऑफ के इज 5। तो आपका आ जाएगा 9 चौक 5 चौक 20। तो आपका न्यू फोर्स जो आएगा किसमें? मटीरियल में, है ना, वो कितना आएगा? तो वो आएगा मटीरियल के अंदर जो फोर्स निकलेगा वो निकलेगा 9/20 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। ये आंसर, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बात को ध्यान रखना है। कौन सी बात ध्यान रखेंगे? कि जब कभी आपको कोई मटेरियल के अंदर दे दे फोर्स, तो अब आप क्या करते हो कि अगर आपको एयर का पता है तो एयर डिवाइडेड बाई के यूज़ कर लेते हैं। यही हमारा यहाँ का आउटकम था। मैंने जो पीछे आपको बताया उसका आउटकम ये निकला, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है, अ पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वुल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। क्वेश्चन पूछे गए हैं, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन मर्ज्ड है यहाँ पर, है ना, सुनना। विल देयर बी एनी ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। तो देखो 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यहाँ का आंसर ये करना पड़ेगा, इस बात का हमें आंसर लिखना पड़ेगा कि क्या कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो सॉल्यूशन में मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एज वी नो, या पहले तो आप लिखेंगे गिवन डेटा क्या है। गिवन आपको क्या है यहाँ पर? गिवन ये है कि वुल टू इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ, है ना, नहीं वुल नहीं, इन दोनों के पास है। तो आपके पास जो Q आया वो कितना आया? -3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। ये चार्ज आए हैं, ये बात ध्यान रखना। उसने बोला नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10⁻⁷, मैंने वही लिखा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। आप लोगों को मैंने ये पहले लेक्चर में, जब आपको मैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन पढ़ा रहा था, तभी मैंने समझाया था। मैंने कहा था कि अगर आप डिफरेंट मटेरियल के 4-5 एग्जांपल लिए थे कि दो चीज़ों को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, तो एनर्जी लेने की वजह से एक मटीरियल जो होता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देता है और दूसरा मटीरियल वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। और हमने कहा कि इस केस में जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे? तो वो जो वुल वाला क्लॉथ है, वुल वाले क्लॉथ से वो पॉलीथीन की तरफ जाएंगे। ये यहाँ का सीधा सा फंडा है। ये कंडीशन है कि हमारे जो दो बॉडी को जब रब किया जाता है तो उनमें कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होता है चार्ज का, ठीक है ये बात। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ से आप मुझे क्या बोल सकते हैं कि सर वुल के ऊपर क्या आ गया होगा? वुल जो होगा उसके ऊपर क्या आ गया होगा? तो पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, है ना, पॉजिटिव। और जो ये आपका पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन पे क्या आ गया होगा? तो पॉलीथीन पे आ गया होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। चलिए, ये तो बात समझ में आ गई हमको। हमने पूरी बात यहाँ पर लिख दी है। अगर कोई समझना चाहे या हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब कितना जा रहा है वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे ना, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? Q इक्वल्स टू N इंटू E। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे तो मैं माइनस भी यूज कर सकता हूँ, ये आप जानते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q इज गिवन -3 इंटू 10⁻⁻⁷, है ना। Q की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? -3 इंटू 10⁻⁷, सॉरी, -3 इंटू 10⁻⁻⁷ इक्वल्स टू N निकालना है और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से आप N निकाल सकते हैं। N विल बिकम 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो 1 सेकेंड, है ना, टूल्स कैलकुलेटर था ना, यार वाइट बोर्ड, चलिए ऐसे ही कर देते हैं।
मोबाइल से कर लेते हैं। n की वैल्यू जो आएगी, n की वैल्यू आएगी 16 दूना 32, तो 16 1 8 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, और कितना बचेगा, 16 दूना 32 14 बचेगा, तो 16 1.8 समथिंग कुछ आएगा, है ना, 1.8 इंटू समथिंग होगा, उसको कर लीजिएगा, 10⁻⁻, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हुए। यहाँ से हमें क्या समझ में आया, दिस इज द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। चलिए, अब बात यहाँ खत्म नहीं हुई, क्वेश्चन एक और है आगे, उसको भी पढ़ लीजिए और उसको भी समझिए क्या बोलना चाह रहा है वो बोलना चाह रहा है अब आपसे कि अगर ऐसा होता है तो क्या कोई मास का भी ट्रांसफर होता है। बी पढ़िए, लिखा है, इसको हम ए मान लेते हैं। बी पढ़िए, विल देयर बी एनी ट्रांसफर ऑफ मास ऑफ चार्ज, ठीक है, वुल टू पॉलीथिन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बी का आंसर जब आप स्टार्ट करें तो भी आप ये लिखें कि आपको पता है कि अगर ऐसा होगा तो मास ट्रांसफर होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के साथ मास भी थोड़ा बहुत ट्रांसफर होगा। यहाँ लिखेंगे यस देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ये बात पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन का भी खुद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन खुद का भी क्या होता है, मास होता है। तो कितना मास होगा, तो मास ट्रांसफर्ड अगर मैं कहूं तो कितना होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनटू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आप फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, आप जानते भी होंगे कि ये निकल जाएगा, इसी से आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए, तो वैल्यू लिख दीजिए। मास ट्रांसफर अगर निकालना चाहें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है, याद रखें, अगर नहीं पता है तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं, तो 1.8 इंटू 10⁻, यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। ये बात, इसको मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, मोबाइल से कर देता हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेशन ये हो जाएगा अपना, पहली बात तो 3 डिवाइडेड बाई 1.6 कितना होता है, 1.875 आता, अगर टू बी एग्जैक्ट चाहिए आपको, ये कितना आता, 1.875, ठीक। यहाँ पर भी लिख दीजिए अगर इतना ही लिखना है तो 1.875 इंटू 10⁻12, तो इंटू 9.1, यह आया 17.06, माइनस 31 प्लस 12 है माइनस 19, 10⁻⁻19 kg। ये आपका मास ट्रांसफर्ड आ गया, समझ गए बात, ठीक है। कैसे निकाला, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा। देखो आप यहाँ पे जब यस भी लिखोगे ना तब भी आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि भाई साहब जब जब कभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या कोई एलिमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या कोई पार्टिकल जब जाएगा तो अपने साथ में कुछ मास तो लेकर जाएगा ही। तो इतना, हालांकि ये बहुत छोटा है, 10⁻⁻19 kg लिखा है, बहुत बड़ा मास नहीं होता, बट ठीक है, ट्रांसफर तो होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 charges -3 coulomb and 1 coulomb are placed fixed on the x-axis separated by distance 2 meter. Where should be a third charge 2 coulomb be placed such that it will not experience any force? Coulomb force पे है। अगेन हमने कहा कि हमारे पास एक क्या है, एक्स वाई एक्सिस समझ लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो एक्स एक्सिस से ही काम चल जाएगा, तो हमने ये बना दिया एक्स एक्सिस। क्या बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है। ये बात है ना, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। अब इस एक्स एक्सिस से ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक चार्ज कंसीडर कर लेते हैं -3 कूलम। मैं यहां पर गिवन डेटा वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूं, आप लिखें, ठीक। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी 2 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, ये डिस्टेंस जो दे रहा है वो दे रहा है 2 मीटर्स। और वो बोलना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक थर्ड चार्ज विच इज़
2 माइक्रोकूलम या 2 कूलम लेकर आ जाता हूँ, तो मैंने उसको कहीं पर प्लेस कर दिया बीच में 2 कूलम को, ये 2 कूलम, ये कितना था, ये 3 कूलम था, ठीक है, ये कितना है, तो ये 1 कूलम है, और एक आपने लेकर आए 2 कूलम, इसको कहीं रख दें तो ऐसी लोकेशन बताइए इस 2 कूलम की कि इस 2 कूलम पे फोर्स लगना बंद हो जाए, मतलब 2 कूलम बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये 2 कूलम जब बीच में आएगा बेचारा, तो इसके ऊपर 2 तरफ से फोर्स लगेंगे। कितनी तरफ से फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? फ्रॉम 2 साइड्स। कौन कौन सी साइड्स होंगी? तो एक होगी ये 3 कूलम वाली और एक 1 कूलम वाली। तो जरा नोटिस करिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, तो इस 2 कूलम को ये 3 कूलम अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना। ये फोर्स कौन सा होगा? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि इस फोर्स का मैंने कुछ नाम दे दिया और वो नाम है F ऑन 2 कूलम ड्यू टू 3 कूलम, ऐसे लिख रहा हूँ मैं। और जरा ध्यान से देखिए, ये जो है ये कितना है, ये 1 कूलम है, ये 2 कूलम पे भी फोर्स लगाएगा और इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप कहेंगे कि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों रिपेल करेंगे, मतलब इन दोनों का जो है एक फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक। वो कितना लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं कि F21 होगी। अब यार एक बात बताइए मुझे, अगर मैंने इन एक चार्ज को इनके बीच में रख दिया, बिल्कुल लॉजिकल चीज है, इन दोनों के बीच में रख दिया, तो नेट फोर्स तो इधर लग रहा है, नेट फोर्स तो इधर लगने लग गया। इसका मतलब मैं यहां से ये कह सकता हूं, कि इस चार्ज पर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ये मैंने आपको क्यों समझाया, उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। व्हेन देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर नेगेटिव चार्ज, देन देयर विल बी नो सच प्लेस in between the charges where when we put another charge and that charge will experience zero force। क्योंकि देखो ना आप, F23 और F21 किधर लग रहे हैं, दोनों की दोनों उधर की साइड जा रहे हैं, मतलब सिंगल डायरेक्शन में होगा, तो इस पे ऊपर नेट फोर्स लग जाएगा और कभी भी फोर्स 0 या 0 नहीं होगा। तो फिर क्या कंडीशन बन सकती है सर, इसका नया क्या मतलब क्या बताना चाह रहे हो? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसको करिए बॉक्स में बंद। पहली बात तो ये हो गया आपका बॉक्स में बंद, कि इसमें कभी भी फोर्स 0 या 0 नहीं होगा। मैं यहां लिख भी देता हूं, रिमाइंडर, नोट इन गिवन कंडीशंस नो सच प्लेस या नो सच पॉइंट इज इन बिटवीन the charges where a third charge experience zero force। अब आप इस बात को थोड़ा सा गहराई से सोचने की कोशिश करें, अगर नहीं आता है तो जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको फिर से एक बार देखें, तो फिर अब आप बताइए कि कैसे करें। तो मैं अब बोलता हूं आपको कि अब डायग्राम ऐसा नहीं बनाएं आप, अब आप डायग्राम कैसा बनाएंगे वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक। अब आप बोलिए कि हमारे जो चार्जेस हैं 3 और जो आपका ये 1, कितना है, -3 कूलम चार्ज है ना, -3 कूलम चार्ज है, और इधर कौन है, 1 कूलम चार्ज है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फिलहाल में कितनी है, तो आपने कहा इट इज़ 2 मीटर्स। पर अब एक काम करिए, आप एक जो नया चार्ज आ रहा है उस चार्ज को आप कहीं इसी के लाइन ज्वाइन करते हुए आगे रख दीजिए, मतलब यहाँ पर आप रखिए उसको 2 कूलम चार्ज को, ठीक है। तो 2 कूलम चार्ज मान लीजिए आपने x डिस्टेंस पर रख दिया, जो ये नया चार्ज आपको रखना है ना वो बाहर रखिए, दोनों चार्ज से बाहर रखिए, दोनों चार्ज के बीच में नहीं आएगा। वही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो लाइन लिखी है उसके पीछे वही रीज़न है कि ऐसी कंडीशन में जो गिवन क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर आंसर नहीं आता है, इस तरीके से आंसर नहीं आता, तो फिर किस तरीके से आएगा वो यहाँ पर आपको मैंने बनाकर बताया है। अब यहाँ से अगर देखें तो 1 कूलम से 2 कूलम की जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो किधर आएगी, 1 और 2 क्या है, रिपल्सिव है, तो ये हो जाएगा इधर की तरफ, ठीक। इसको आप वैल्यू क्या लिखेंगे, इट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कूलम, ठीक।
वहीं पर अगर अपन बात करें इसकी वजह से 3 कूलम की वजह से जो 2 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, क्योंकि दोनों एक प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस है, इसलिए वो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। ये प्लस है ये माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अब हो सकता है कि इसका आंसर 0 आ जाए क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। अब आप यहां से कह दें, कि हमारी टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, तो 2 + x हो जाएगी। ठीक, हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 + x। और फोर्स का फॉर्मूला, इस पे फोर्स, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब दोनों डायरेक्शन में जाने वाले फोर्स आपस में बराबर हो जाना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से जो कंडीशन आई है उससे मैं बोल सकता हूं कि इफ F21 इज इक्वल्स टू F23, इसका मतलब है नेट फोर्स ऑन 2 कूलम इज 0। ठीक है ये बात। तो यहां से वैल्यू लिखिए, कितने हो जाएगी, Q1 कितना है, तो 2 है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं अब इसको, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, x²। 2 और 1 के बीच में x है, और यहां पर अगर देखें तो यहां हो जाएगा k, यहाँ कितना है 2 और वो कितना है 3, तो 2 और 3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, k से k भी कैंसिल, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 1, इसका ये हो जाएगा 3 × 2 + x का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका, नहीं 3 × x² आएगा केवल, तो इसको अपन लिख देते हैं 1। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारा 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × x²। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे x की वैल्यू निकाल कर बताइएगा कि कितनी आई है। ठीक है, x की जो भी वैल्यू आती है आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग इस पर मेहनत करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी होगा फिर मैं उसका आपका आंसर बता दूंगा। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। The repulsive force between two particles of same mass and same charges separated by a certain distance, इस बार ना डिस्टेंस दी है ना अभी तक चार्ज दिखाई दे रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू, ये लिखा है इक्वल टू वेट ऑफ वन ऑफ देम। ओ अच्छी बात है, वो ये बोलना चाह रहा है, सॉल्यूशन देखें इसका अगर हम, तो वो बोलना चाह रहा है हमें, पहली बात तो कुछ गिवन है, मास दिया हुआ है, मास ऑफ पार्टिकल दिया है, ये मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, गिवन डेटा आप लिखें, चार्ज दिया हुआ है आपको, है ना, और जी की वैल्यू दी है, 3 गिवन वैल्यू है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में कि द फोर्स बिटवीन देम, द रिपल्सिव फोर्स जो है बिटवीन चार्ज, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इक्वल्स टू क्या है, वेट ऑफ वन ऑफ द चार्ज। इस क्वेश्चन का सार यही है। देखो ऐसे घुमा फिरा कर आपको दे सकता है, 11th और 12th की फिजिक्स मिक्स हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, आप मना भी नहीं कर पाएंगे कि हमारी 12th में तो ऐसा नहीं था, है ना। तो यहां से क्या लिख दें, फोर्स कितना लगता है, F कितना फोर्स होता है, डायरेक्ट वैल्यू लिखें, K Q1 Q2 बाय R² एंड विच इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं वेट कितना है, mg। तो ये फॉर्मूला यूज करिए और आंसर निकाल दीजिए। इस फॉर्मूला का यूज करते हुए आंसर निकालें, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। k की वैल्यू है 9 × 10⁻⁻⁹ +9। Q1 और Q2 क्या सेम है, देखो लिखा था फोर्स बिटवीन पार्टिकल ऑफ सेम मास एंड सेम चार्ज, तो चार्ज कितना है, आप इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 जो दिया है उसका स्क्वायर, क्योंकि दोनों चार्जेस जो है वो सेम हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो सर्टेन डिस्टेंस वही हमें फाइंड आउट करना है। लिखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, और बराबर किसके है, तो बराबर m, मास कितना दिया हुआ है 1.6 × 10⁻27 इंटू mg कितना दिया है, तो g की वैल्यू 10 दी हुई है, ये रही। बस इसको सॉल्व करें, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, चलिए इसको भी थोड़ा देखते हैं। 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू दिस इज 10⁻38 इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻26, 10 को मैंने इधर कर दिया और इनटू में यहाँ पर r² कर रहा हूँ। ये जो r है इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, 1.6 से
1.6 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 रेज़ टू दी पावर -26 से -38 जाएगा तो -12 बचेगा, और -12 का यहाँ पे 9 है तो -3 आ जाएगा, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 इज इक्वल्स टू r²। थोड़ा सा इसको और अच्छे से सॉल्व कर लें अगर हम, है ना, वो भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखो लॉजिकली यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि r² बराबर क्या, मैं इसको ऐसा लिख दूँ 3 का स्क्वायर इंटू इसका मैं एक पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3, और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, और जरा ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 रेज़ टू दी पावर -2 हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू दी पावर -2 का स्क्वायर, -4 हो जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, सभी तरफ से स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r² बराबर 3 इंटू 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और 10 रेज़ टू दी पावर -4 को मैं लिखता हूँ सेंटीमीटर में, तो इट इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है क्या, है ना। मल्टीप्लाई पहले नहीं करने लग जाना। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वी नो दी स्क्वायर ऑफ 16, तो वो यहीं पर 256 वगैरह कर देंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं करने का, हमको जितना हो सके इजी रखो, आखिरी में जाके उसका ऑटोमेटिक आंसर निकल रहा है। थोड़ा सा देखते रहिए कि आपके LHS RHS क्या बात कर रहे हैं, तो वो आपका आंसर ईजी हो जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, खत्म हो गया ना क्वेश्चन। हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज स्फीयर ऑफ चार्ज इज नहीं है चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्जेस पॉइंट इतना 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 फोर्स दिया हुआ है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड। चलिए ठीक है, हम एक काम करते हैं, छोटा सा मैं डायग्राम भी बना देता हूँ इस बात के लिए आपके लिए। जैसे एक ये बना हुआ है ना, और एक और बना हुआ है मान लीजिए आपके पास, इसमें भी आपको बोला गया है कि ये दो स्फीयर्स हैं। ठीक, चलो समझते हैं। ठीक, ये दो स्फीयर दिए हुए हैं, है ना, और दोनों की वैल्यूज दी हुई है। इट इज़ 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरा जो है वो 0.8 माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम। -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक, ये हो गया। हाँ, दोनों के बीच की अगर अपन बात करें तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r कंसिडर कर लेते हैं, और फोर्स हमें गिवन है कि वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का लग रहा है। चलो इतनी बात तो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक, तो डिस्टेंस निकालना है, सॉल्यूशन लिख देते हैं डायरेक्ट इसका, है ना। गिवन डेटा वगैरह आप लिखें, कोशिश करें। F इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, K Q1 Q2 बाई r², वैल्यू रखो, दिस इज 0.2, 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9 इंटू, दोनों अट्रैक्शन का है, डायरेक्शन लेने की ज़रूरत आपकी नहीं है। अगर आप साइन भी आप नहीं लेंगे, अगर साइन लेते हैं तो फिर आप ये नहीं बताएंगे कि अट्रैक्शन का है या रिपल्शन का है। ठीक है, साइन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितना लिखा था -8 माइक्रोकूलम, पर मैंने कितना लिया 8। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है और प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों शायद अट्रैक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, और हो ही रहे हैं। ठीक, 9 से ये 6 जाएगा तो 3 बचेगा, और फिर 3 चले जाएगा तो -3 बचेगा। वेयर इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और 100 ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये आएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -5 इंटू 4 इंटू 8, और r² को अगर मैं इधर लेकर गया तो यहाँ से आ जाएगा 0.2। कितना आ जाएगा, 0.2 को रिमूव करोगे तो ऊपर आ जाएगा एक 10, और यहाँ से अगर 2 को भी कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 144 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -4। देखिए क्या होगा, 9 8 72, 72 और 2 है ना 144, r² आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि ये 12 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर है -2 का। तो दिस इज योर आंसर। खत्म। एक तो बात हो गई, ये क्या निकल आई, ये डिस्टेंस निकल आई। अब उसने हमसे एक क्वेश्चन और पूछा तो उसका भी हम उसको आंसर कर देते हैं। वो हमसे बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है कि r निकल आया तो आप हमें ये a हो गया आपका और b भी बताइए। तो हम कहेंगे
as we know the force on both charges are equal in magnitude. So the force on 2 due to 1 is फोर्स बराबर 0.2 न्यूटन। यही आंसर रहेगा। समझ गए? कोई फोर्स में चेंज नहीं आएगा। ठीक, कोई भी स्फीयर 1 2 पूछे तो इसका मतलब क्या है यार? इसका मतलब सिंपल सा है, आपने पहले ही थ्योरी में पढ़ लिया कि फोर्स, कूलम फोर्स जो होता है दोनों चार्जेस पे क्या होता है, बराबर लगता है। तो सोचने की जरूरत नहीं है ना इतना यहाँ पर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइए। चलिए, एक थ्योरी क्वेश्चन है, इसको भी कवर अप करते हैं फटाक से। लिखा है हाउ इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इररेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर रेगुलर शेप है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। रेगुलर शेप किसको कहते हैं? स्क्वायर दे दिया, क्यूब दे दिया, बिल्कुल परफेक्ट क्यूब दिया है, परफेक्ट स्क्वायर दिया है, परफेक्ट प्लेट 2D 3D जो भी दी हुई है ना, उसमें होता है। लेकिन अगर हमें यहाँ इररेगुलर दिया है तो इररेगुलर शेप के लिए याद रखें, यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है Q/A। ठीक, अगर कोई इररेगुलर शेप है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो हमें यहां बताया गया है कि जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। देखो जरा ध्यान से, आपके पास यहां पर ये अगर कम हुआ, अगर ये R आपका कम हुआ तो ऑटोमेटिकली Q क्या हो जाएगा? यहां पर ज्यादा हो जाएगा। ये सॉरी सिग्मा क्या हो जाएगा आपका? ज़्यादा, क्योंकि रिलेशन कैसा है? पाई भी कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट। तो सिग्मा इज इन इनवर्स रिलेशन विद आर स्क्वायर। तो पढ़िए इसको। लिखा है ऑन एन इनरेगुलर शेप कंडक्टर द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट एट द लोकेशन वेयर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑफ सरफेस इज स्मॉलेस्ट। जहां पर सिग्मा ज्यादा मतलब आर वहां पर कम। द चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस। आप इसका मतलब जो समझना चाहें वो ये रहा आपके लिए, मतलब आंसर कैसे आया वो ये रहा, और जो आंसर आपको राइट डाउन करना है वो ये रहा। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। What will be the electrostatic force between the 2 point charges of charge इतना इतना repel each other with a force of 20 Newton when a charge of 6 microcoulomb is added to the each of them। चलिए, उसने कहा हमें कि इनिशियली जो हमारे चार्ज लग रहे हैं, हमारे पास जो दो चार्जेस हैं इनिशियली, चलो यार ये सब करने की बजाय मैं डायरेक्टली ही आपको बनाकर बता देता हूँ। एक चार्ज ये रहा आपका और एक चार्ज आपका ये रहा। कितने कितने हैं दोनों की बात कर लेते हैं। 2 माइक्रोकूलम प्लस का 2 माइक्रोकूलम और प्लस का 4 माइक्रोकूलम आपको गिवन है, और दोनों पे जो फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज 20 न्यूटन। फोर्स जो है वो कितना है? 20 न्यूटन। ठीक, अभी इनिशियली ये है। हमें बोला जा रहा है कि अगर दोनों को हमने -6 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया तो भाई साहब पहले तो ये देख लो कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है। तो पहले दोनों की डिस्टेंस हमने r मान ली। क्या कर ली? r कर दी। अब इसके लिए फॉर्मूला अगर लिखते तो मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ आपको। F बराबर K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कितना होता? K को K रहने देते हैं, लिखते हम लोग 2, हम लोग लिखते 4 डिवाइडेड बाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी आर स्क्वायर, और ये कितना होता? तो ये होता 20। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देते हैं। अब वापस से आप आइए, जो हमने अभी ये लिखा है, अब इसके बाद आप इधर मेरी साइड आइए। देखिए यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे ये दोनों चार्जेस जो हैं, है ना, ये इनिशियली लिख देता हूं मैं यहां पर ताकि आपको ध्यान रहे। ये इनिशियली और ये देन है। मतलब ये अगर +2 माइक्रोकूलम है, ये +4 माइक्रोकूलम है। इसको हमने कितना चार्ज दिया? इसको हमने चार्ज दिया 6 माइक्रोकूलम, वो भी किसका? नेगेटिव। इसको हमने कितना चार्ज दिया? तो -6 माइक्रोकूलम चार्ज दिया।
अगर ये चार्ज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, इसकी कंडीशन बन जाएगी थोड़ी देर बाद कि ये बन जाएगा -4 माइक्रोकूलम, और ये कितना बन जाएगा, तो इसको भी आप देख लीजिए, ये 4 में -6 ऐड करेंगे तो इट इज़ -2 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी रहेगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी r रहेगी। ठीक है क्या, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्यों सेम रहेगी, क्योंकि वो डिस्टेंस की तो बात की ही नहीं उसने। तब आपसे पूछा जा रहा व्हाट विल बी दी न्यू फोर्स, तो भाई साहब फिर से फॉर्मूला लिखोगे K Q1 Q2 बाई r²। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहें तो Q कितना है, Q1 4, ये कितना है 2 न्यूटन 2 कूलम डिवाइडेड बाई r², ये हो गया आपका न्यू। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2। और अब आप बस क्या करिए, इनको थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिए। देखो 1 और 2 मैंने पूरा क्वेश्चन इधर सॉल्व कर दिया उल्टा, है ना, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि फ्रॉम 1 and 2 we can say the magnitude of charge, magnitude of force remains same, but नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या हो गया, देखो यहां पर भी उतना ही, वहां पर भी उतना ही। अगर यहां पर आप माइनस माइनस भी कंसीडर कर लोगे तो भी रिपल्शन फोर्स, यहां पर भी माइनस माइनस कंसीडर कर लोगे तो भी रिपल्शन फोर्स। ठीक है, दैट इज कितना, एफ न्यू बराबर भी आपका हो जाएगा 20 न्यूटन फोर्स। ठीक, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन के बारे में भी बोल दीजिए, यहां पर लगे हाथ बोल दीजिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम। कैसा नेचर रहेगा फोर्स का, तो वो रहेगा रिपल्सिव। क्यों रिपल्सिव रहेगा, क्योंकि पहले जो चार्जेस थे वो कितने थे, 2 और 2 दोनों प्लस के, दोनों किसके थे, प्लस के थे, और बाद में जब हमने उसमें 6 कूलम माइक्रोकूलम ऐड किया तो भी कैसा हुआ, तो भी हमारा जो नेट जो हमारा बचा वो फिर भी पॉजिटिव ही, नेगेटिव, दोनों जो हमारे बचे वो कितने, क्या बचे, तो वो हमारे फिर भी बचे माइनस में, मतलब दोनों के नेचर ऑफ चार्ज जो है वो फिर भी सेम थे। तो इसकी वजह से आपका जो है नेचर जो आ जाएगा वो रिपल्सिव ही होगा, और फोर्स कितना होगा, तो 20 न्यूटन ही आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से इधर सॉल्व हो गया, ध्यान रखना है ना, राइट टू लेफ्ट में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁷ एंड 4.5 × 10⁻⁷ which is acted upon a force of 0.1. what is the distance between 2 charges? चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे इसको सॉल्व करके बताइए। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करें, आंसर इन कमेंट बॉक्स। जो आप आंसर करेंगे फिर मैं उसका रिप्लाई करता हूं। एक चीज़ और ध्यान रखना, सिस्टम को डिप किया गया है वाटर में, और आप सभी बच्चों को पता होगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जब वाटर आ जाता है तो वाटर का आपको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेना है, और वो होता है 80, या आपको जो इजी लगे वो ले लीजिएगा 81। ठीक है ना, जो आपके न्यूमेरिकल में सपोर्ट करे वो वाली वैल्यू आप ले लीजिएगा, दोनों में से जो भी आपको लेना, 80 या 81, और मुझे आंसर करके बताइए पूरे का। ठीक है, एक बार नॉर्मल केस आएगा, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको उसी सिस्टम को अगर आपने वाटर में डिप कर दिया तो कितना आंसर आएगा वो भी मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। A specific charge Q is split into 2 components Q and minus Q. What is the relation between Q and Q if 2 portion are separated by r distance to have the greatest coulombs repulsion? Okay, इसको पहले समझें, इस क्वेश्चन को करने के पहले ये समझें कि आपके पास एक चार्ज था, आपके पास क्या था, एक चार्ज था जिसके आपने 2 टुकड़े कर दिए, एक ये वाला हो गया पार्टीशन इसका, और एक पार्टीशन इसका ये हो गया। आप कहें कि ये कैसे हुआ, तो हमने कहा कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज था वो था Q, उसमें से हमने Q को अलग कर दिया, तो जो रिमेनिंग है वो कितना होगा, तो Q माइनस Q बचेगा। ठीक है, आपके पास 100 कूलम चार्ज हो, 10 निकाल दोगे तो 100 माइनस 10 ही बचेगा ना, 90, तो उस तरीके से हमने ये कर लिया। ठीक है, ये बात है ना, चलो समझ में आती है तो कि भाई साहब ये हो गया, कैसे हुआ, तो आपने
बता दिया है ना। अब आगे क्या होगा, अब पढ़ते हैं कि हमें ना इन दोनों के बीच में फोर्स लगाना है। तो देखिए जरा, अगर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो एक फोर्स इधर जाएगा और एक फोर्स इधर जाएगा, मतलब इन दोनों के ऊपर जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव नेचर का, और वहाँ लिखा भी गया है। तो हम इसका सॉल्यूशन अगर लिखें तो भाई साहब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे फोर्स रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो कितना हो जाता है, तो वो होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस दिए क्या, आर दिए, मैंने ये वाला आर ले लिया, ठीक है, ध्यान रखना। चलो वही वाला ले लेते हैं, आर स्क्वायर। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ F इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ Q कितना है, हमने इसको Q1 मान लिया और ये Q2 मान लिया, और यहाँ से हो जाएगा Q माइनस Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है दिस शुड बी मैक्सिमम, हमें क्या बोला गया है, दिस रिपल्सिव फोर्स वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज करना है, ठीक। तो आप लोग मैथ का एक कॉन्सेप्ट याद रखें जहां पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ाया जाता है। मैथ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है मैक्सिमा और मिनिमा। वो मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, तो मैक्सिमा मिनिमा यूज़ होता है कि अगर कोई चीज़ हमें कोई इक्वेशन दी है तो उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए तो हम वहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स between charges we do differentiation, and that is हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, तब हमारा यहां पर आंसर आएगा, ठीक। तो आप क्या करिए, आप कर दीजिए df बाई डी क्यू। अब df कितना, सॉरी df बाई डी क्यू है, df बाई डी क्यू, d बाई डी क्यू लिखा, और यहाँ से आपका फोर्स कितना निकाला था आपने, k बाई आर स्क्वायर, k बाई आर स्क्वायर इंटू कितना है, इंटू है q, सॉरी q इंटू q माइनस q, और ये कैंसिल, ठीक। k बाई, और इसके बराबर में ये सब किसके बराबर होना चाहिए, डिफरेंशिएशन तो करोगे, एंड शुड बी इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखें, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन एंड इट शुड बी 0, ठीक, ये ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक। तो हमने यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू ले ली 0, ये आ जाएगा आपका k बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहाँ से आया आपका d बाई डी क्यू ऑफ q इंटू क्यू माइनस क्यू, ये इधर चली जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगा पूरा। तो हमारे पास अब इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो पहले आप एक इसको कांस्टेंट मानकर इसका करते हैं और इसको कांस्टेंट मानकर इसका करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब d बाई डी क्यू ऑफ, ये बन जाएगा q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं पहले का करूँ तो पहले को इसको कांस्टेंट मानूंगा तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा q, और सेकेंड वाले का करें तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2q बराबर 0, और इन दोनों का जो फाइनल आंसर आप निकालेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे कितना आएगा, तो q इक्वल्स टू 2q आएगा, और q बराबर जो है वो कितना आ जाना चाहिए, q बाई 2 आ जाना चाहिए। यही आपका वो आंसर है जो पोर्शन आपसे पूछा गया था कि हमें जो q है वो वैल्यू कितनी होना चाहिए, है ना, कि आपका फोर्स जो हो जाए वो मैक्सिमम आ जाए, तो q की वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ से आपको मैं एक थ्योरी के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए एक डायरेक्ट रिलेशन या एक फंडा देना चाहता हूँ, वो ध्यान रखें। नोट, when we divide a charge into two parts, then to get maximum force
between them, the charges should be halved, है ना, क्या कर देना चाहिए उसको, आधा कर देना चाहिए। समझ में आई बात, है ना। ये पिछले क्वेश्चन का आउटकम भी है, हमने ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन से पेपर से क्वेश्चन उठाया था, ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो, ठीक, पर अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 माइक्रोकूलम ईच आर लोकेटेड इन अ वैक्यूम at corners of A, B and C of an equilateral triangle measuring 4 meters on each sides. If the charges at A and C are positive and charge at B is negative, what is the magnitude and direction of that total force on the charge at B? ये देखिए डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ABC दिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, 4 मीटर्स इनकी डिस्टेंस है। हमें बोला गया है कि A और C पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और B पर जो है नेगेटिव। मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं आपको जनरल सॉल्व करके बताता हूँ, आप इसका आंसर जो है फिर इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना है। A और C पर जो है वो पॉजिटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। इतनी बातें सभी को समझ में आती होगी, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर कूलम का फोर्स तो लगेगा, लेकिन कूलम फोर्स कौन सा लगेगा, जो हमारा यहाँ पर जो कंडीशन क्या है कि ये आपके मल्टीपल चार्जेस आ गए, तो मल्टीपल चार्ज वाला फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि बी पर अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो बी पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो एक तो बी पर लग रहा है ए की वजह से फोर्स, बी पर माइनस क्यू है, ए पर प्लस क्यू है, तो डायरेक्शन क्या इन दोनों की अट्रैक्शन की नेचर की हो जाएगी। तो हमने कहा यस, आपका जो एक फोर्स लगेगा वो टूवर्ड्स ए लगेगा, क्योंकि आपके बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो ए का प्लस क्यू चार्ज जो है वो बी के माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वहीं पर अगर हम देखें बी पर सी की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी अट्रैक्टिव। तो आपका ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स सी एक फोर्स लगेगा जिसको आप यहाँ ऐसे बना देंगे, राइट। इनकी अगर हम वैल्यू लिखने की कोशिश करें तो व्हाट इज दिस, दिस इज एफ बी ए। ये क्या लिखा है, एफ बी ए। क्यों एफ बी ए लिखा है, एफ बी ए मतलब ये कोई एजेंसी नहीं है फॉरेन की, है ना। ये एफ बी ए जो है अपना क्या है, ये है हमारा यहाँ पर बी पर लगने वाला फोर्स टूवर्ड्स ए, और इसको मैं कहूँगा एफ बी एंड सी। यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो बी पर लग रहा है और कौन लगा रहा है, तो सी लगा रहा है। फ्रॉम डायग्राम, ठीक, मैं यहाँ से इसका अगर आपको सॉल्यूशन लिखकर बताऊँ तो क्या यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फ्रॉम डायग्राम एफ बी ए जो होगा, वैल्यू लिखें के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर इनके बीच में ये हम अप्लाई करते हैं तो चलिए वैल्यू देखते हैं। हम एफ बी ए को अभी थोड़ी देर के लिए F1 भी लिख लेते हैं ना, कंसिडर इट एज F1, ठीक। इसको भी मैं यहाँ F1 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो कितना हो जाएगा, K इंटू क्यू कितना है यहाँ पर प्लस का Q, उधर भी कौन है, Q है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 स्क्वायर, ठीक। डिस्टेंस को अपन ने 4 लिया, इजीली ले लेते हैं 4 मीटर। वहीं पर अगर हम लिखें F2, दूसरा फोर्स लिख देते हैं, फोर्स ऑन B ड्यू टू C विच इज K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड इट इज F2 इक्वल्स टू FBC इक्वल्स टू K। Q कितना है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो अट्रैक्शन का आ रहा है, लेकिन हम दोनों यहाँ पर हम क्या लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्या F1 और F2 बराबर आ रहे हैं, Q 4 स्क्वायर, तो इसको भी लिख दीजिए F और इसको भी लिख दीजिए आप F। दोनों फोर्सेस को हम क्या मान लेते हैं कि दोनों फोर्स किसके बराबर हैं, तो दोनों फोर्स जो हैं वो F के बराबर। थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लीजिए इस बात को, ठीक। अभी मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए वो भी मेंशन कर दीजिए, किसके बराबर आया, F के बराबर। इसको भी हमने किसके बराबर कंसीडर कर लिया है, F के बराबर कंसीडर कर। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं B पॉइंट को यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करूँ, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट B है। इस पॉइंट को अगर आप कंसीडर करें तो एक फोर्स लग रहा है इधर विच इज F, और एक फोर्स जा रहा है टुवर्ड्स A विच इज ऑल्सो F, ठीक। दोनों फोर्स जो है वो F हैं, और कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस, तो मैं बोलूँगा अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। और शायद आप लोगों ने, हमने वेक्टर पढ़ाया है पहले आपको, तो वेक्टर पढ़ा होगा और आपको ये बात पता होगी कि व्हेनेवर टू वेक्टर्स आर एट एंगल देन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, है ना,
रिजल्टेंट ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय, कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो वैल्यूज प्लेस करिए। F1 F2 दोनों किसके बराबर है, दोनों F के बराबर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इट इज F स्क्वायर देन अगेन F स्क्वायर देन ट्वाइस ऑफ F इंटू F मतलब F स्क्वायर एंड cos 60 डिग्री। व्हाट इज cos 60? cos 60 इज 1/2। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2F स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ स्क्वायर इंटू 1/2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा, चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, ये आ जाएगा आपका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हो जाएगा एफ स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर विच इज 3F स्क्वायर का रूट, और इसको आप लिख सकते हैं F√3। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अच्छा, ये तो रिजल्टेंट निकल आया। अब हमें पता है कि F की वैल्यू क्या है, तो वो भी लिख दीजिए। F की वैल्यू है K इंटू Q Q1 Q2 बाय 4 का स्क्वायर इंटू √3। ठीक, ये आपका F रिजल्टेंट चल रहा है। अब हम यहाँ से Q की वैल्यू और इन सब की वैल्यू रखें तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू इनको 100 माइक्रो कूलम बोला गया था, तो 10⁻⁻⁶, और ये दोनों सेम है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने 4 स्क्वायर लिखा, इंटू यहाँ से आ जाएगा √3। अगर इसको आपको पूरे को सॉल्व करना है तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, तो यह आएगा 9/16 √3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये रिजल्टेंट फोर्स होगा। ठीक है ना, क्लियर। हमें डायरेक्शन के साथ में ध्यान रखना है, किसके साथ में, डायरेक्शन के साथ में। चलिए देखते हैं क्या किया हमने सबसे पहले हमें डायग्राम दिया था, हमने देखा दोनों एक प्लस एक माइनस है तो दोनों की फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली। देन हमारे पास यहाँ पर बी पर जो नेट फोर्स की वैल्यू, पहले तो फोर्स की वैल्यू लिखी, हमने देखा दोनों फोर्स बराबर आ रहे तो हमने फोर्स लिख दिया। देन हमने बताया कि हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, इसको यूज करते हैं हम, दोनों के बीच में एंगल निकाला, 60 डिग्री एंगल आया। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर जो अगर टोटल मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा 3F स्क्वायर, F बाहर आ जाएगा तो ये F√3 हो जाएगा, √3 चलता जाएगा। साथ में F की वैल्यू क्या थी, तो K Q1 Q2/4 स्क्वायर था, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू जो है हमारे पास क्या थी, तो 100 माइक्रोकूलम दी हुई थी, 100 माइक्रोकूलम थे, हमने वैल्यू रखी, 100 माइक्रोकूलम को लिखोगे 100 इंटू 10⁻⁶। एक सेकेंड, एक गलती है, 1 सेकेंड, यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। ये जो है 10⁻⁻4 होगा, -4 का स्क्वायर होगा तो -8 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर केवल आपके पास बचेगा 10। ठीक है, इसको आप और सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 100, ये -6, तो ये बनेगा -4, -4 का स्क्वायर होगा तो -8 हो जाएगा, -8 ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थ्योरी क्वेश्चन है, इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अ सेंट्रल फोर्स। क्वेश्चन पूछा है, 1 मार्क में आ सकता है या असर्शन रीजन में भी आपके पास आ सकता है कि क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। तो यार बिल्कुल पता है हमें, देखो एक फोर्स यहाँ, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है। ठीक, मैंने आपको ये समझाया भी है कि ये दोनों जब फोर्स एक्ट करते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो या तो ये इस डायरेक्शन में लगते हैं, है ना, या फिर अगर लगेंगे तो ये किस डायरेक्शन में लगते हैं, इस डायरेक्शन में। आपने कभी देखा कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में, बिल्कुल नहीं, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब आप डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये भी Q है, ये भी Q है, तो दोनों की फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग लग रही है, लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्ज, तो आप बोल सकते हैं कि ये सेंट्रल फोर्स है। यस, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप यहाँ से क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges always acts along the line joining the charges, hence we can say it is a central force। ठीक, ये कैसा फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स है, राइट। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर एक होमवर्क और दे देता हूँ, आप इसको करिएगा। जैसे अभी आपको समझाया कि आपके पास अगर इस क्यूब था तो आपने आंसर बता दिया था, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक, इसका आंसर आप करें मुझे, मैंने पिछला क्वेश्चन कौन सा दिया है, 14th, तो ये हो गया आपका 15th क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है, फाइंड फोर्स एट वन ऑफ द
corner of square in the given डायग्राम। ठीक, यहां पर आपको दिया हुआ है 2 मीटर्स, ये भी कितना हो जाएगा 2 मीटर्स, ये हो गया आपका +1 कूलम चार्ज, ये हो गया आपका -1 कूलम चार्ज, +1 कूलम, सभी को प्लस ले लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा और मुझे इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, ठीक, तो ये था हमारा कूलम पे जितने फोर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं हमने किए, ट्राई किए। अभी आप इसको सॉल्व करिए, मुझे कुछ आंसर्स बताइए, मैं भी आपको आंसर बताता हूँ और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।